नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम विजय है और ये हमारी संविधान की सीरीज चल रही है। ये लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में आज हम पढ़ेंगे भाग 1। प्रस्तावना तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब संविधान के अंदर क्या है, भाग 1 से लेके भाग 22 तक लगभग 22 ही क्लासों में, 22 नहीं और कम ही 17-18 क्लासों में हम पूरा संविधान कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले भाग 1 में हम पढ़ते हैं। भाग 1 को हम पढ़ने का तरीका ये है, सबसे पहले हम भाग 1 के आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, फिर वहीं से विस्तार से चर्चा करते हुए भाग 1 को समाप्त करेंगे। भाग 1 में जिक्र है जो अनुसूची नंबर 1 में है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूची नंबर 1 में भी बताया गया है। जो अनुसूची नंबर 1 में बताया गया है वही भाग 1 में बताया गया है। सिर्फ आर्टिकल अनुच्छेद से बोलते हैं, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसके लिए बता रहा हूं। सिर्फ आर्टिकल के बारे में जिक्र कर दिया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र में यहां राज्यों के बारे में जानकारी है और केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश इतनी तो जानकारी होगी क्या होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण नियंत्रण किसी राज्य क्षेत्र का नहीं होता। केंद्र का ही उस पर ज्यादातर नियंत्रण रहता है, उनको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। और राज्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन केंद्र के दिशा निर्देशों के द्वारा। तो हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इतना तो आपको मालूम होगा। अब हम इनके आर्टिकल पढ़ लेते हैं। इसमें 4 अनुच्छेद हैं भाग 1 में, और चारों के बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। अनुच्छेद नंबर 1, आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है जो ये भाषा है यही भाषा बन के आएगी। जो भाषा में एक एक शब्द बोल रहा हूं वही क्वेश्चन आएंगे और आप उठा के देख लेना। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि अंग्रेज भारत को इंडिया कहते थे, तो विश्व भर में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो संविधान में पहले इंडिया शब्द डाला, भारतीयों ने कहा नहीं, इंडिया के साथ साथ भारत भी होना चाहिए। तो भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। राज्यों का मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में यह कहा गया है। अच्छा, अगर राज्यों का एक संघ है, इसका मतलब बहुत सारे राज्यों से एक संघ बना है जिसे भारत बोलते हैं। क्या उन राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार है? कल को जम्मू कश्मीर बोल दे कि भाई हम तो अलग होना चाहते हैं भारत संघ से, तो क्या उन्हें अलग होने का अधिकार है? तो स्पष्टता, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो राज्यों को अलग होने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। जिस राज्य ने ऐसा बोला, केंद्र उसे अपने प्रशासन में ले लेगा, क्योंकि आर्टिकल 1 में ही कहा गया है कि राज्यों को अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि राज्यों से भारत संघ बना है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य भारत संघ में जो शामिल हुआ है किसी समझौते का परिणाम नहीं है कि अलग हो जाए, कि एक समझौता किया। जैसा कि समझौते कहां पे किए जाते हैं? यूएसए में। वहां राज्य जितने भी हैं उन्हें अलग होने का अधिकार है, भारत में नहीं है। भारत राज्यों के द्वारा बना हुआ एक संघ है, इसलिए हमारा भारत खूबसूरत है, जनता बहुत खूबसूरत है। लेकिन नेता, इन लोगों ने हमारे भारत को एक नर्क के रूप में बना दिया है। इस पर धीरे धीरे विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। पहले हम अपनी नौकरी
और आजीविका चलाने के लिए नौकरी ले लें। तो आर्टिकल 1 पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 2 पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश नए राज्यों का प्रवेश, राज्य है यहां पे, नए राज्यों का प्रवेश व उनकी स्थापना। मतलब संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं। कौन से नए राज्यों का प्रवेश होगा? जो संघ में पूर्व से शामिल नहीं है। जो हमारे भारत में पूर्व से शामिल नहीं है, उन राज्यों के बारे में आर्टिकल नंबर 2 में प्रावधान है कि कैसे उन्हें शामिल किया जा सकता है। कल को बांग्लादेश भारत में शामिल होना चाहे तो किसके माध्यम से होगा? आर्टिकल 2 के माध्यम से। बांग्लादेश भारत में शामिल होना चाहे तो किसके माध्यम से होगा? जल्दी से ध्यान दो, आर्टिकल 2 के माध्यम से। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भारत की राजनीति तंत्र इतना बेकार और गिरा हुआ है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। आर्टिकल 2 के माध्यम से ही सिक्किम 1974 तक सिक्किम एक अलग देश था। चाइना की उस पर नजर थी सिक्किम पर। सिक्किम को लगा कि चाइना की हम पर नजर है, तो वहां के राजा ने भारत से मदद मांगी कि भाई हमें आप प्रोटेक्शन दो, सहायता करो। भारत ने भी कंडीशन रख दी कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए हमारे भारत में, तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, सहायता करेंगे। लेकिन राजा ने कहा कि यह तो चीन भी करना चाह रहा है, उससे मेरा क्या फायदा। तो भारत समझ गया। तो भारत ने 24वां संविधान संशोधन करा, 34वां संविधान संशोधन, माफी चाहता हूं, इसमें 34वां नहीं है, वो 35 है। 35वां संविधान संशोधन किया 1974 में, 1974 में। और संशोधन करने के बाद सिक्किम को भारत से एक संबंध कर दिया। संबद्ध करने का मतलब यह था कि भारत अब सिक्किम को पूरा प्रोटेक्शन देगा, उसकी सहायता करेगा। संबद्ध राज्य का दर्जा दे दिया और वहां के राजा द्वारा सिक्किम का प्रशासन जारी रखा। 1975 तक भारत ने सिक्किम की जनता को भरोसा दिला दिया कि अगर आप भारत में शामिल होते हैं तो आपका बहुत भला होगा, आपका विकास होगा। जब भारत की सरकार को लग गया कि हाँ जनता भारत के पक्ष में है, तो भारत ने राजा से कहा, क्योंकि उस समय चुनावों का आधार हो गया था, राजशाही तंत्र बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे था, तो भारत सरकार ने सिक्किम के राजा को बड़े प्यार से राजी किया कि यहाँ पे जनमत संग्रह कराइए, वोटिंग कराइए, और अगर आपके पक्ष में वोट आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप राजा बने रहोगे, और हमारे हिसाब से जनता आप ही के पक्ष में है, जिससे यूनाइटेड नेशन में भी सिक्किम एक अलग देश बना रहेगा। क्योंकि यूएन का उस समय बहुत प्रभुत्व था। जनमत संग्रह हुआ और जनता ने, जैसा कि भारत सरकार को मालूम था, भारत में विलय होने के लिए बहुमत आया, भारत में विलय हो गया सिक्किम। जब भारत में विलय हो गया तो सिक्किम के राजा को लगा खेल हो गया अब तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में, ये तारीख याद रखना, 1975 में सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बन गया, जो आज तक भारत में शामिल है और हमेशा रहेगा। पूर्ण राज्य बन गया किसके द्वारा? आर्टिकल 2 के द्वारा। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनते रहिएगा। आर्टिकल 2 के द्वारा
सिक्किम पूर्ण राज्य बन गया। आर्टिकल 2 के द्वारा क्या है, जो संघ में पूर्व से शामिल नहीं है उन राज्यों का भारत में प्रवेश और उनकी स्थापना करना आर्टिकल 2 के द्वारा होता है। पूरा लेक्चर सुनोगे एक एक चीज समझ में आएगी, कुछ चीज नहीं बाकी रहेगी, बस सुनते रहिएगा। आर्टिकल 2 हो गया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि राज्यों नए राज्यों का गठन, कैसे नए राज्यों का गठन, भाषा इसमें यह दी हुई होगी, नए राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्यों का पुनर्गठन एवं नाम में परिवर्तन। ये आर्टिकल नंबर 3 की भाषा है। इसका मतलब ये है जो भारत में पूर्व से शामिल है राज्य, पूर्व से शामिल राज्यों उनका नाम, उनकी भौगोलिक क्षेत्र, उनकी सीमा में परिवर्तन आर्टिकल 3 के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? आर्टिकल 3 के द्वारा। कैसे? अब ये मैं आपको विस्तार से बताता हूं। जैसे एक राज्य है केरल, एक राज्य है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर दिया। 2000 में उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड। उत्तराखंड बन गया तो एक राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया और उस सीमा से नए राज्य का गठन कर दिया। यही किसमें है? जो भारत में पूर्व से शामिल राज्य था उत्तर प्रदेश, उसकी सीमा में परिवर्तन करके उत्तराखंड बना दिया। और यही 2025-26 में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया। तो यहां पे नाम में परिवर्तन किया गया, यहां पे भौगोलिक सीमा में परिवर्तन किया गया। यह किसके माध्यम से होता है? आर्टिकल 3 के द्वारा। इतना समझ में आ गया? किसी राज्य का नाम में परिवर्तन और उसकी भौगोलिक सीमा में परिवर्तन जो भारत में पूर्व से शामिल राज्य हैं, आर्टिकल 3 के माध्यम से किया जाता है। आर्टिकल 4 को पढ़ने से पहले हम एक चीज ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। हमारे संविधान में कोई भी परिवर्तन होगा, एक तो होगा साधारण बहुमत से और एक होगा विशेष बहुमत से। साधारण बहुमत से जो संसद में जिस दिन कानून पर वोटिंग हो रही है उस दिन जितने भी व्यक्ति उपस्थित हैं, उपस्थित व्यक्तियों के 50% प्लस एक वोट की आवश्यकता होती है। अगर उसके पक्ष में इतनी वोट आ जाती हैं, जैसे 500 वोट हैं, 500 व्यक्ति हैं उस दिन उपस्थित, यदि 250 प्लस 1 251 व्यक्ति वोटिंग कर देते हैं तो साधारण बहुमत के द्वारा कोई भी विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक का मतलब होता है कानून बनाने के लिए दस्तावेज संसद में पेश किया जाना। विशेष बहुमत होता है जिस दिन उपस्थित व्यक्ति हैं उनका 2/3, जैसे 500 है, 500 का 2/3 निकाल लो, इतने व्यक्तियों की वोटिंग की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत दो प्रकार का होता है, ये हम जब संसद पढ़ेंगे उसे पूरा पढ़ेंगे। अभी आप इतना पढ़ लो, साधारण बहुमत और विशेष बहुमत।
विशेष बहुमत की आवश्यकता कब होती है? जब संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन जब किया जाता है जब कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो और पूरे देश से संबंधित हो। संविधान संशोधन किस किस के लिए किया जाता है, जब हम संसद पढ़ेंगे वो हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। संसद पढ़ने के बाद 368 पढ़ेंगे, संविधान संशोधन आर्टिकल 368, उसमें भी हम संविधान संशोधन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी बस आप ओरली समझ लीजिए साधारण बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है। अब इतना आपको समझ में आ गया। अब ये बताया गया है हमें आर्टिकल 2 में कि नए राज्यों का जो प्रवेश करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश जो संघ में पूर्व से शामिल नहीं है, और आर्टिकल 3 के द्वारा जो नए राज्यों का गठन करेंगे या उनके नाम में परिवर्तन करेंगे, ये दोनों चीज जो आर्टिकल 2 और 3 है वो साधारण बहुमत के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? साधारण बहुमत के द्वारा। मतलब 50% प्लस 1% वोटों का 50% प्लस 1 वोट मिल जाती है संसद में किसी विधेयक के लिए। कोई भी अगर राज्य शामिल होना चाहता है तो संसद में वोटिंग होगी तो 50% प्लस 1 वोट से वो राज्य शामिल हो जाएगा। नाम में परिवर्तन करना होगा, सीमा में परिवर्तन करना होगा तो साधारण बहुमत से ही। मतलब भाग 1 के जितने भी कानून में परिवर्तन होगा, भाग 1 के कानून में राज्यों की सीमा में क्षेत्र में शामिल होना, ये सब साधारण बहुमत से होगा शामिल होने तक। लेकिन अगर संघ से केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार कोई भी भूमि हमारे भारत की किसी अन्य देश को देना चाहती है, बताइए किसी अन्य देश को देना चाहती है, केंद्र सरकार कोई भी भूमि भारत की किसी अन्य देश को देना चाहती है तो इसके लिए क्या कानून है बताइए? साधारण बहुमत से नहीं, शामिल होने तक साधारण बहुमत से है। लेकिन अगर केंद्र सरकार या भारतीय गवर्नमेंट कोई भी भूमि किसी अन्य देश को देना चाह रही है उसके लिए संविधान संशोधन, क्या? संविधान संशोधन संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, देना चाह रही है। इसके लिए विवाद हुए हैं बहुत सारे, वो हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे। पहले हम आर्टिकल 2 और 3 के बारे में कंप्लीट पढ़ लेते हैं। तो 2 और 3 के द्वारा जो भी भाग 1 में चेंज होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे, उनके लिए कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 2 व 3 के द्वारा कोई भी भारत के भाग 1 में चेंज होगा उनके लिए कोई भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संविधान संशोधन किससे होता है, जल्दी से बताओ? विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ साधारण बहुमत से परिवर्तन हो जाएगा, साधारण बहुमत से ही परिवर्तन हो जाएगा। और ये सब चीजें कहां लिखी हैं मित्रों? आर्टिकल 4 में। यही आर्टिकल 4 है। तो मेरा समझाने का तात्पर्य ये था आर्टिकल 4 को। आर्टिकल 4 में भाषा क्या लिखी गई है एक बार आप देख लीजिए। आर्टिकल 4 में जो मैं बोल रहा हूं वही भाषा लिखी गई है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के द्वारा
जो भी परिवर्तन होगा, जो भी परिवर्तन होगा उसके लिए अनुच्छेद 368 बोल देंगे या संविधान संशोधन बोल देंगे, क्योंकि संविधान संशोधन किस में है? अनुच्छेद 368 में। उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यही भाषा आर्टिकल नंबर 4 में दे रखी है, जो मैंने आपको बताई है। तो मेरे हिसाब से आपको 1 से लेकर आर्टिकल 4 समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। इसमें एक चीज और मैं ऐड ऑन कर देता हूं। मैं ये बता रहा था जो आपको, कि केंद्र सरकार कोई भी भूमि भारत की किसी अन्य देश को देना चाह रही है, उसके लिए संविधान संशोधन होगा। जैसे कि भारत सरकार ने 2015 में बांग्लादेश को, बांग्लादेश की सीमा पर कुछ भूमि भारत सरकार ने बांग्लादेश से ली और कुछ बांग्लादेश को दी, ताकि जो रेड क्लिफ लाइन है एकदम सीधी हो जाए, जिसके लिए भारत की सरकार को 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा। किसी भी संधि के माध्यम से अगर कोई भी भूमि हस्तांतरण किसी अन्य देश को करना पड़ रहा है तो उसके लिए संशोधन की आवश्यकता है, इतना समझ लीजिए। लेकिन इसमें एक पेच और फंसा हुआ है। वर्ष 1951 में बेरूवारी एक जगह है जम्मू कश्मीर में, एक संधि के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू को वह पाकिस्तान को देनी थी। अब पाकिस्तान को वह भूमि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दे दी गई, तो उस भूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विवाद है, अभी भी वाद दायर है, बेरूवारी वाद। कोई पूछे कि सबसे पुराना वाद भारत सरकार का कौन सा चल रहा है इस समय, तो बेरूवारी संघवाद। ये वाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चालू है। क्यों है? क्योंकि इसे बिना किसी संविधान संशोधन के जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को दे दिया था, खाली एक संधि के माध्यम से। संधि की, चाहे संधि हो ना हो उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन संविधान संशोधन होना चाहिए। संविधान संशोधन, अच्छा संविधान संशोधन से क्या फर्क पड़ेगा? जो संशोधन की आवश्यकता है इसके लिए ये फर्क पड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान संशोधन होता है उस समय वोटिंग संसद द्वारा होती है, और संसद में वही व्यक्ति जाता है जो जनता के द्वारा भेजा जाता है वोटिंग करके। तो यहां जनता चाह रही है कि आप वह भूमि दो या ना दो, तो सीधे सीधे जनता की अनुमति लेनी होगी, इनडायरेक्टली, सीधे नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि यह देश जनता का है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। एक चीज और बताऊंगा, जब हम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक कोई भी प्रावधान करते हैं, कोई भी चेंजेज करते हैं आर्टिकल 2 व 3 के माध्यम से, तो जो विधेयक हम कानून पेश कराएंगे कि नाम चेंज कराना है केरल का नाम चेंज कराना है हमें केरलम, तो हम एक दस्तावेज लेके आएंगे, उस दस्तावेज को बोलेंगे हम विधेयक। उस विधेयक को हम संसद में पेश करेंगे। वह विधेयक, संसद के 2 सदन होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, एक तो उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। दोनों सदनों से वह विधेयक 50% यानी साधारण बहुमत से पास होगा। साधारण बहुमत से पास होने के बाद वह विधेयक कानून बन जाएगा, और कानून बनने के बाद केरल का नाम केरलम चेंज हो गया।
तो ये एक कानून बनाने की रीति है। ये सब जब हम संसद पढ़ेंगे, पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो मेरे बताने का तात्पर्य है, कभी भी 2 व 3 के तहत कोई भी विधेयक संसद में पेश किया जाएगा तो वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से, पूर्व मंजूरी मतलब पहले हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी को कि हम ऐसा विधेयक पेश कर रहे हैं कि केरल का नाम केरलम चेंज होगा, हम ऐसा विधेयक पेश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाना चाह रहे हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से वह विधेयक संसद में पेश होगा दोस्तों, और तब वोटिंग होगी, तब उस वह कानून बनेगा, और तब नाम या सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होकर राज्य का गठन होगा। यह सब हमें भाग 1 बताता है। तो मेरे हिसाब से भाग 1 के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। अब हम भाग 1 के द्वारा कैसे हमारा भाग 1 अस्तित्व में आया, ये पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप 1 मिनट का ब्रेक ले लें और उसके बाद वीडियो चालू करें। हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब पार्ट 2 पे आते हैं, भाग 1 के पार्ट 2 पे आते हैं। इसकी विस्तार से पढ़ेंगे इसे। इसमें एक चीज याद रखना, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हो गया, पूरे देश में लागू हो गया, तो संविधान में एक भाग 7 बनाया था। भाग 7 में क्या था दोस्तों? भाग 7 में भारत के जितने भी राज्य थे उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा था, ए, बी, सी और डी। 4 कैटेगरी में बांटा था। किसी में ब्रिटिश प्रांत थे, किसी में केंद्र शासित प्रदेश थे, किसी में लक्षद्वीप था। भाग 7 हमें इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये निरस्त है इस समय। अगर फिर भी आपको देखना है, इसकी लिस्ट में आपको डाल दूंगा, ना इससे कभी क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना। तो हमारे जो राज्य थे ए बी सी डी ऐसे पार्ट में थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, हमारा भारत देश बड़ा विविध देश है। इसमें धर्म, जाति और भाषा, इसके आधार पर जनता इतनी मूर्ख है कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर लड़ती मरती रहती है अभी तक। सोचो, उस समय साक्षरता दर भारत की मात्र 2 से 10% के बीच में थी, लोग पढ़े ही लिखे नहीं थे। तो तब भाषा और धर्म और जाति के आधार पर क्या होता होगा, जब आज के समय में एक महाराष्ट्र में जाओ तो बोलते हैं कि सिर्फ मराठी बोलो। तो उन गधों को कौन समझाए कि आप संविधान पढ़िए, आपको जानकारी होगी। कैसे होगी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि भारत में एक राज्य में एक भाषा का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां सिर्फ एक ही भाषा बोली जाए। तो तुम किस बेसिस पे, जो वहां के नेता खुलेआम बयान देते हैं, उनमें तो उनको जेल होनी चाहिए कि तुम लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो, तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, तुम इस देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन वो नेता कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, ये डिबेट का पार्ट है, इस पर नहीं जाएंगे। तो हम पहले, हमारा जो संविधान था ए बी सी डी 4 कैटेगरी में था डिवाइडेड, और समय बीतता गया, जगह जगह भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि भाई, क्योंकि आप जानते हो एक मद्रास प्रांत था, मद्रास था,
मद्रास प्रांत में दोस्तों क्या था, तेलुगु और तमिल दोनों रहते थे। तेलुगु और तमिल दो भाषाई व्यक्ति थे। और सौराष्ट्र था, सौराष्ट्र में मराठी थे और गुजराती थे। अब सोचो, दो भाषा बोलने वाले और बहुमत था, दोनों का ही बहुमत था। मराठी भी बहुत अधिक संख्या में थे, गुजराती भी बहुत अधिक संख्या में थे, तेलुगु भी बहुत अधिक संख्या में थे मद्रास में, तमिल भी थे। अब इनमें आए दिन भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़े दंगे होने लगे। सरकार को मालूम हुआ कि ऐसे तो भारत संघ टूट बिखर जाएगा भाषा के आधार पर। तो सरकार ने तुरंत कदम उठाया और जून 1948 में भाषा के आधार पर एक समिति का गठन किया गया, एस के धर समिति। एस के धर समिति का गठन किया गया। पहली भाषाई प्रांत समिति बनाई गई और इससे रिपोर्ट मांगी गई कि भाई आप सर्वे करिए हमारे देश में और देखिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना उचित होगा। अगर भाषा के आधार पर राज्य उस समय बना देते तो एस के धर ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, भाषा के आधार पर भारत देश में अगर राज्य बन जाएगा तो कल को ये लोग, आशंका है कि भारत देश से अलग होके किसी अन्य देश से मिल सकते हैं, या बड़े दंगे और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा भाषा के आधार पर, क्योंकि दूसरी भाषा का व्यक्ति अब पहुंच जाता है, अब दंगे हो जाते हैं, तो जब क्या हालात होंगे। तो भाषाई आधार को इन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया कि इस आधार पर नहीं बनेंगे। तो इनसे पूछा कि भाई फिर कैसे करें, तो इन्होंने कहा कि वहां की जनजाति का देख, जैसे जनजाति प्रशासन बनाया है तो प्रशासनिक आधार पर देख लेते हैं कि जैसे व्यक्ति उन्हीं के आधार पर प्रशासन की व्यवस्था करेंगे और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का बंटवारा कर दो कि यहाँ ऐसा प्रशासन चलेगा, यहाँ ऐसा प्रशासन चलेगा। तो प्रशासन के आधार पर राज्यों के गठन की मांग एस के धर ने करी। तो सरकार को उनका प्रस्ताव ये उचित नहीं लगा तो इन्होंने दूसरी समिति का गठन किया। दूसरी समिति में हमारे देश के सबसे दिग्गज नेता जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये जेवीपी समिति का गठन हुआ। ये पट्टाभी सीतारमैया है, वल्लभ भाई पटेल को आप जानते होंगे, यहाँ वल्लभ भाई पटेल साहब हैं और ये जवाहरलाल नेहरू है। इस समिति का गठन हुआ, इन्होंने सर्वे किया तो इनको भी लगा कि भाषा आधार पर राज्यों का गठन सही नहीं है, देश हित में है ही नहीं। इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अब जब ये श्योर हो गए कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा तो मद्रास राज्य में, मद्रास प्रांत में एक नेता थे श्री रामुलु पोट्टी। ये पोट्टी थे या पुट्टू थे, एक बार आप देख लेना। श्री रामुलु ये अनशन पर बैठ गए और अनशन पे 1953 में इनकी मृत्यु हो गई। भूख के कारण 1953 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होते ही मद्रास प्रांतों में, पूरे प्रांत में आगजनी आंदोलन, मार काट शुरू हो गई, क्योंकि अनपढ़ और जाहिल देश है, शुरू से ही पढ़ा लिखा है ही नहीं। जिस जनता को ये नहीं मालूम कि हमारे जो हक की सुविधा है, एक अनपढ़ और भ्रष्ट नेता अपने लिए उस पैसे से
मकान, गाड़ियां और पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और फिर भी उसी नेता को चुनेंगे, उसी के पीछे भागेंगे। तो शुरुआत से ही हमारे देश की जनता ऐसी थी। सभी नहीं थे, कुछ थे, और कुछ बड़े भोले हैं और अनपढ़ हैं, उन्हें समझ ही नहीं है। तो 1953 में दंगे हुए, सरकार को लगी कि ऐसे तो व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अभी देश आजाद हुआ है। तो 1953 में ही आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर। आंदोलन के कारण 1953 में ही पहला राज्य ऐसा बना, सॉरी देश नहीं, राज्य, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ। पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, कुछ समय शांति रही, लेकिन लेकिन मैंने बताया कि सौराष्ट्र में गुजरात और मराठी रहते थे, उधर असम में नागा रहते थे, और हिंदी भाषी पंजाब में रहते थे। सब जगह खुसफुसाहट हुई कि भाई आंध्र प्रदेश जब बन सकता है आंदोलन से, तो हम भी आंदोलन करें, शायद हमारे लिए भी अलग राज्य की मांग स्वीकार हो। सरकार की खुफिया एजेंसी को मालूम हुआ, सरकार को सूचित किया, सरकार ने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दिसंबर 1953 में एक आयोग की स्थापना करी, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की स्थापना करी दिसंबर 1953 में, और फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और इसके सदस्य थे के एम पणिक्कर, और दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू। एच एन कुंजरू और पणिक्कर सदस्य थे, फजल अली को अध्यक्ष बनाया गया, और इनसे कहा गया कि भाई आप सर्वे करिए, क्या अब भी कोई खतरा है भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए। तो इन्होंने 1956 में 55-56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भाई अगर एक राज्य में एक भाषा, ये प्रावधान तो यहां कतई मत करना। एक राज्य में एक भाषा का, क्योंकि आप अभी भी देख सकते हो कि अगर जब ये कानून नहीं है एक राज्य में एक भाषा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, जहां बहुमत है उस आधार पर गठन कर दिया है नाम देके, लेकिन किसी भी राज्य में कोई भी भाषाई व्यक्ति स्वतंत्रता से रह सकता है, अपनी भाषा बोल सकता है। उस समय उन्होंने पहचान लिया कि अगर यहाँ पे एक राज्य और एक भाषा का प्रावधान करेंगे तो ये जीने नहीं देंगे, ये तो स्वतंत्र रूप से एक देश के रूप में कार्य करने लग जाएंगे। महाराष्ट्र अभी भी, महाराष्ट्र के जाहिल नेता अभी भी सोचते हैं कि वहां सिर्फ मराठी बोले। आज के आज के दशक में 2025-26 की ही घटना है ये, तो उस समय क्या हो रहा होगा। तो एक राज्य एक भाषा का आधार उन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि भाषा के आधार पर गठित करो, जो जिसका बहुमत है उसका नाम डाल दो। और इन्होंने ऐसे ही भाषा के आधार पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश करी कि ऐसे ऐसे करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, आप बना दीजिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा का प्रावधान नहीं होना चाहिए। सरकार को सिफारिश अच्छी लगी, उन्होंने तत्काल कानून बनाया, और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया,
और उसके तहत हमारे देश में 14 राज्य और जस्ट उसके डबल फजल अली आयोग की सिफारिश ने जो 3 केंद्र शासित प्रदेशों को सिफारिश की थी, उसके जस्ट डबल 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बना दिया गया 1956 में। तो हमारे देश में 1956 के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। समय के हिसाब से चेंजिंग होता गया और वर्तमान में अब हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि 14 राज्य कौन कौन से थे, ये तो सभी जानते हैं। जो बड़े बड़े राज्य थे, उत्तर प्रदेश था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, ये सब राज्य थे, असम था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप बताइए 1956 के बाद पहली बार भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ 1956 अधिनियम के तहत। तो 1953 में क्वेश्चन पूछे कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ, तब तो है आंध्र प्रदेश। लेकिन पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद पहला राज्य कौन सा था, तो या तो महाराष्ट्र बोलेगा या गुजरात। इन दोनों का 1960 में सौराष्ट्र से 2 राज्यों का गठन किया गया। सौराष्ट्र प्रांत से महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया गया। तो पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पहले राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात, एक ही आएगा ऑप्शन में। अब हम रूपरेखा देख लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन से राज्य बने। तारीख तो पूछेगा नहीं, लेकिन ऑर्डर पूछ लेगा कि कौन सा राज्य कब बना, लेकिन तारीख से ही याद होता है। एक दो बार आप लिख लिख के करोगे तो याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बन गया। 3 साल बाद नागालैंड का निर्माण हो गया असम से हटके। 1963 में नागालैंड हटने के बाद पंजाब से हरियाणा ने मांग की थी, तो पंजाब से हटके पंजाब से हटके हरियाणा का निर्माण हो गया 1966 में। हरियाणा बना पंजाब से हटके। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था पहले। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था पहले, उसको राज्य बना दिया गया 1971 में, हरियाणा के जस्ट बाद। और 1972 में नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्य बनाए गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये तीनों राज्य अब छठी अनुसूची में है, ये मैंने बता दिया है। 1972 में इनका निर्माण हो गया। उन्नीस सौ 75 में सिक्किम बन गया। जल्दी से बताइए सिक्किम किस संविधान संशोधन द्वारा बना, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है, बताओ, याद करो। तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा, याद आ गया, पूर्ण राज्य बन गया था। तो सिक्किम तक हो गया। सिक्किम तक आप एक ऊपर वाली लाइन याद कर लेना, सिक्किम तक, कुछ सिक्किम के बात कर लेना, ऐसे मेमोराइज हो जाएगा। तो 1975 में सिक्किम बन गया। सिक्किम के बाद 1987 की साल आती है, इसमें 3 राज्य और बनते हैं, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। 1987 में ये 3 राज्यों को बना दिया जाता है। साल 2000 आता है, 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया।
मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना दिया गया, मध्य प्रदेश से ये उत्तर प्रदेश से बना दिया गया, और बिहार से झारखंड बना दिया गया। बिहार को अब सब जानते हैं, MS धोनी की वजह से। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 2000 तक ये राज्य बन गए। कुछ राज्य और याद रख लेना, ये तो 2014 में सभी को याद होगा क्या, जो सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश से 2014 में तेलंगाना बना दिया गया, और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू और लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आज तक चेंजेज हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आज तक कितने चेंजेज हुए हैं। और मैं PDF में वो नक्शा दे दूंगा 2014 वाला, कौन कौन से राज्य थे वो आप पढ़ लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है, अगर आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तो आराम से समझ आ जाएगा। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र टॉपिक भाग 1 खत्म हो चुका है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं ज्यादा लंबी हो, नहीं तो नागरिकता भी मैं इसमें पढ़ा सकता हूँ। तो नागरिकता हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको समझ आया है तो कंटिन्यू रखिए, अन्यथा किसी अन्य जगह से पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।